welcome to High Legal, and in this video lecture we will be discussing the Court Fees Act 1870 in detail. I have included all the special amendments of MP and Chhattisgarh, so do listen carefully. तो चलिए कोर्ट फीस एक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्ट फीस एक्ट 1870, इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन कोर्ट फीस एक्ट आर 36। इसमें 3 स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल 1 बात करता है एडवर्टाइजमेंट ड्यूटी की, स्केड्यूल 2 बात करता है फिक्स्ड फीस की, और स्केड्यूल 3 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स की। सबसे पहले स्केड्यूल में वो फीस मेंशन्ड है जो कि अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन लगती है और ये वेरी कर सकती है। सेकेंड स्केड्यूल में वो फीस मेंशन्ड है जो कि फिक्स्ड है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूएशन वो सेम ही रहती है, और इसमें वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स है। और स्केड्यूल 3 फॉर्म्स ऑफ वैल्यूएशन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स उसमें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 36 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ दिस एक्ट आर 6, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स हैं इसमें। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं हमारे सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 हमें सिंपली बताता है इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। इसमें हमें याद ये रखना है कि इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है। तो कमेंसमेंट डेट है 1 डे ऑफ अप्रैल 1870। इसके अलावा सेक्शन 1A बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया जाता है जो कि सर्व कर रहा है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर वो सर्व कर रहा है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट वुड बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्पेशल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1B एक डेफिनेशन ऐड की गई है जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन गिवन है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील बोला जा रहा है तो उसमें इंक्लूड माना जाएगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन को भी, और अगर सूट की बात की जा रही है तो सूट में इंक्लूडेड माना जाएगा अपील फ्रॉम अ डिक्री को। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं हमारे चैप्टर 2 पे, जो कि बात करता है फीस इन द हाई कोर्ट एंड इन द कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स। इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली हाई कोर्ट्स के मैटर में क्या फीस लगेगी उसके विषय में बताया गया है। इसमें सिंपली ये बोला गया है कि कोई भी हाई कोर्ट जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाली है, उस केस में अगर कोई भी फीस पेबल है तो उसके बगैर वहाँ पर कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। और ये फीस किस प्रकार से चार्जेबल होगी, तो ये हमारे स्केड्यूल 1 और 2 में गिवन है। इसके बाद सेक्शन 4 सिंपली बात करता है फीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स इन देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। ये सेक्शन भी सिंपली हमें ये बताता है कि जो भी फीस 1 और 2 स्केड्यूल में मेंशन्ड है उसके बाद ही, उसको चार्ज करने के बाद ही किसी भी डॉक्यूमेंट को इन हाई कोर्ट्स में जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन वाली है वहाँ पर फाइल किया जाएगा, एग्जिबिट किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर उन्हें रिसीव किया जाएगा किसी भी सेड हाई कोर्ट में, और उसके बगैर वहाँ पर उनको एडमिट ही नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट फीस में डिफरेंस मिलता है, जो फीस लगाई जानी चाहिए थी उसमें और जो लगाई गई है उसमें, तो उसमें किसका डिसीजन फाइनल होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी मैटर हाई कोर्ट के केस में आता है तो वहाँ पर टैक्सिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होगा, पर अगर वो मैटर जनरल इंपॉर्टेंस का है तो चीफ जस्टिस ऑफ सच हाई कोर्ट उसका डिसीजन फाइनल होगा। वहीं पे अगर बात की जाए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन डिसाइड किया जाएगा क्लर्क ऑफ द कोर्ट के द्वारा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। बट अगर वो क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का है तो उस केस में जो भी कोर्ट का फर्स्ट जज होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा। टैक्सिंग ऑफिसर कौन होगा, इसको डिक्लेयर करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 से नया चैप्टर भी स्टार्ट होता है जो बात करता है फीस इन अदर कोर्ट्स एंड इन पब्लिक ऑफिस। ये सेक्शन सिंपली बाकी कोर्ट्स को एक्सक्लूड करता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोर्ट में जो कोर्ट फीस अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 1 और 2 चार्जेबल होनी चाहिए थी और वो चार्जेबल नहीं हुई है, तो अगर कोर्ट फीस जमा नहीं हुई है तो कोई भी दूसरी कोर्ट को भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि आप उन मैटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि जब तक ये कोर्ट फीस पे नहीं की जाती है तब तक उस मैटर को ना देखा जाए। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें एक लंबी लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि
कि अलग अलग सिचुएशंस में किस प्रकार से कोर्ट फीस को कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है सूट फॉर मनी। तो अगर मान लीजिए मनी सूट्स में हमें कोर्ट फीस को कैलकुलेट करना है तो उसमें जो भी अमाउंट क्लेम किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग फीस को कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। तो मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें याद रखिएगा कि 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड वुड बी पेबल फॉर 1 ईयर। तो जो भी अमाउंट क्लेम किया जाएगा उसका 10 टाइम्स वुड बी द कोर्ट फीस। उसके बाद नेक्स्ट है सूट्स फॉर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड सूट है तो उस केस में जो भी उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंगली उसका कैलकुलेशन किया जाएगा कोर्ट फीस का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर है वो रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू से। अगर मान लीजिए किसी लैंड में कोई लैंड रेवेन्यू पेबल है तो उस केस में 20 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो रहेगा उसको माना जाएगा कोर्ट फीस के लिए। और उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई लैंड जो है उससे लैंड रेवेन्यू पेबल तो है, अगर मान लीजिए लैंड रेवेन्यू एक्सेस नहीं किया गया है तो उस केस में 20 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू और उसके अलावा 5 रुपीज़ पर एकड़ के अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस किया जाएगा और वो जो भी अमाउंट होगा वो पेबल होगा। इसके बाद अगर बात करें प्रीएम्पशन के राइट की तो उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस को प्रोसेस किया जाएगा। अगर कोई भी पार्टीशन रिलेटेड सूट है तो उस केस में 1/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्लेंटिफ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी द पेबल कोर्ट फीस। ये स्पेसिफिकली अमेंडमेंट है एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए। तो उसके लिए याद रखिएगा सूट्स फॉर पार्टीशन में 1/2 ऑफ द प्लेंटिफ शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी द पेबल कोर्ट फीस। इसके अलावा नेक्स्ट है फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब कि अगर कोई भी असाइनी है लैंड रेवेन्यू के लिए तो ऐसे सूट के लिए कोर्ट फीस रहेगी 15 टाइम्स ऑफ हिज नेट प्रॉफिट जो कि पिछले साल का रहा हो जब उसने प्लेन प्रेजेंट किया हो। मतलब प्लेन जब प्रेजेंट किया उसके पिछले साल जितना भी प्रॉफिट रहा है उसका 15 टाइम। तो जिन जिन भी पॉइंटर्स में कोई स्पेसिफिक अमाउंट बताया गया है या जिसमें कोई रेशियो बताया गया है या जिसमें बताया गया है कि 10 टाइम्स है 15 टाइम्स है या फिर किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन बताया गया है वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बोलता है फी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन। अगर किसी भी कॉम्पनसेशन रिलेटेड अपील में हमें कंप्यूटेशन करना है तो जो भी डिफरेंस रहेगा अमाउंट अवॉर्डेड और अमाउंट क्लेम्ड बाय द अपीलेंट के बीच का उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फीस को कंप्यूट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 क्या बात करता है पावर टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू। अगर मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू पता करनी है या फिर नेट प्रॉफिट पता करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक कमीशन को इशू करने का प्रावधान है जिसे ऐसे डायरेक्शन दिए जाएंगे कि वो किसी भी प्रकार की लोकल इन्वेस्टिगेशन करे और कोर्ट को रिपोर्ट करे कि कितनी कोर्ट फीस पेबल होनी चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड। मतलब जहाँ पे जो भी मार्केट वैल्यू या प्रॉफिट था वो गलत तरीके से एस्टिमेट कर लिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए इस हिसाब से कोर्ट फीस जो है वो ज़्यादा पे कर दी गई है तो उस केस में अगर ज़्यादा पे कर दी गई है तो कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिफंड कर दे। बट अगर मान लीजिए कोर्ट फीस कम पे की गई है तो उस केस में तो कोर्ट प्लेंटिफ को बोलती है कि जितनी भी एडिशनल फीस पेबल थी आप उतनी फीस को अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू एंड नेट प्रॉफिट्स उसे जमा कर। जब तक कि एडिशनल फीस पे नहीं की जाती है तब तक के लिए सूट को स्टे कर दिया जाता है और अगर एडिशनल फीस पे नहीं की गई तो उस केस में इस सूट को डिसमिस कर दिया जाए। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि बात करता है प्रोसीजर इन सूट्स फॉर मीन प्रॉफिट और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड्स अमाउंट क्लेम। मतलब कि अगर मान लीजिए मीन प्रॉफिट का सूट था और उस केस में जो अमाउंट डिक्री किया गया वो अमाउंट क्लेम से एक्सीड कर गया तो ऐसी सिचुएशन में डिक्री का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि जो एक्चुअली फीस को पे किया गया था और जितनी फीस एक्चुअली पेबल है उन दोनों के बीच के डिफरेंस को प्रॉपर आपको पे नहीं कर दिया जाता। अगर ऐसी फीस को पे नहीं किया जाता है उस टाइम के दौरान जो कि कोर्ट ने फिक्स किया है उस केस में ये सूट भी डिसमिस कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 12 जो बात करता है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन के बारे में। अगर मान लीजिए वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उस केस में
जिस कोर्ट में वो प्लेंट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल किया गया है, वो कोर्ट ही उस क्वेश्चन को डिसाइड करती है और जो भी उसका डिसीजन होता है वो फाइनल रहेगा। इसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 13, जो बात करता है रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। अगर मान लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अपील में पहले हमने ज़्यादा फीस पे कर दी है, तो उस केस में जो भी अपीलेट कोर्ट होगी वो अपीलेंट को एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी और उसे ऑथराइज करेगी कि वो कलेक्टर अपनी एक्सेस फीस को रिकवर कर सकता है। सेक्शन 13 बात करता है रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। अगर मान लीजिए कोई भी सूट है जो कि लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है उन ग्राउंड्स पर जो कि सीपीसी में मेंशन्ड है, और उस केस में जो भी कोर्ट फीस पेबल थी उसको वापस रिसीव करने का ऑर्डर आया है, तो ऐसे केस में जो भी अपीलेट कोर्ट होगी वो अपीलेंट को एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी और उसको ऑथराइज करेगी कि जो भी अमाउंट था कोर्ट फीस का वो उसे थ्रू कलेक्टर रिसीव कर। सेक्शन 13 का एक स्पेशल पॉइंटर ये है कि यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये बाइंडिंग है कोर्ट पर कि उनको ये कोर्ट फीस रिफंड करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 14 बात करता है रिव्यू ऑफ जजमेंट के केस में फीस के रिफंड का। तो अगर कोई भी जजमेंट के रिव्यू के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है तो उस केस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर मे वर्ड का यूज़ किया गया है, मतलब इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट अगर चाहे तो उन्हें रिफंड करे फीस या चाहे तो ना भी करे, और प्रोसेस वही सेम रहेगी कि वहाँ पर उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और जो भी फीस है उसे कलेक्टर के थ्रू वो रिसीव बैक कर सकता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन रिफंड वेयर कोर्ट रिवर्सेस और मॉडिफाइज इट्स फॉर्मर डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। मतलब कि जहाँ पर कोर्ट ने अपना पुराना डिसीजन को रिवर्स कर दिया है या मॉडिफाई किया है, किस ग्राउंड पर, मिस्टेक के ग्राउंड पर, तो यहाँ पर भी शैल वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेम वही सर्टिफिकेट के थ्रू कोर्ट उन्हें ऑर्डर करेगी कि आप अपनी जो भी फीस थी उसको आप ले सकते हैं, किससे, कलेक्टर से आप वापस उस फीस को ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 16 जो बात करता है रिफंड ऑफ फीस की को, जहाँ पर कोर्ट ने पार्टीज को सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत एडीआर में भेज दिया है, तो उस केस में भी प्लेंटिफ एंटाइटल्ड रहेगा कि वो अपनी जो भी कोर्ट फीस थी उस रिफंड पा सके, और उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, सर्टिफिकेट के थ्रू कलेक्टर के द्वारा सारे अमाउंट को वापस ले सके। इसके बाद आता है सेक्शन 17 मल्टीफेरियस सूट्स। मल्टीफेरियस सूट्स का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग कॉज ऑफ एक्शंस थे और उनको ज्वाइन कर दिया गया है और जिससे कि डिफरेंट टाइप के रिलीफ्स को मांगा जा रहा है, तो उस केस में प्लेंट में जो भी अमाउंट ऑफ, तो प्लेंट को चार्ज किया जाएगा जो भी अग्रीगेट अमाउंट रहेगा फीस का उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपको टर्म याद रखनी है वो है अग्रीगेट अमाउंट। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है कि जहाँ पर पहली बार किसी भी पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा रहा है जिसने कंप्लेंट की थी किसी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या फिर कोई भी ऑफेंस जिसमें कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो, मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को छोड़कर अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है और जिसने कि कोई भी ऐसी पिटीशन अभी तक फाइल नहीं की है जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस लिवाई की जा सके, तो ऐसे केस में जो भी कंप्लेनेंट होगा उसे जो कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी वो होगी ओनली 2 रुपीज़। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो बात करता है एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगाई जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे लोगों की जो कि आर्म फोर्सेस में है, रिटन स्टेटमेंट, प्रोबेट, विल, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1000 रुपये से ऊपर के ना हो, एप्लीकेशन और पेटिशन टू अ कलेक्टर रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू, और इसके भी अलावा काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट को आप एक बार रीड कर लेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 3 दैट इज प्रोबेट, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 19A जो बात करता है कि जहाँ पर ज़्यादा कोर्ट फीस पे कर दी गई हो तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आपने ज़्यादा कोर्ट फीस पे कर दी है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी से आप ऐसी फीस को क्लेम कर सकते हैं जो आपने एक्स्ट्रा पे कर दी है। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है हमारा 19E। 19A का जस्ट अपोजिट है जो बात करता है प्रोविजन फॉर केस वेयर टू लो कोर्ट फीस हैज बीन पेड ऑन प्रोबेट्स, मतलब यहाँ पर जो कोर्ट फीस पे कर दी गई है वो काफ़ी कम है। तो अगर आपने कम फीस पे कर दी गई है और आप 1 साल के भीतर प्रोड्यूस होकर
आप अपनी फीस भरने के लिए रेडी हैं तो उस केस में 5 टाइम्स कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, और अगर आप 1 साल के बाद प्रोड्यूस होते हैं तो उस केस में 20 टाइम्स कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जो भी ये मिस्टेक थी ये बोनाफाइड थी और जानबूझकर आपने नहीं की थी, तो उस केस में अथॉरिटी को लगता है तो वो चाहे तो आपकी कोर्ट फीस को रेमिट भी कर सकते हैं, आपकी जो भी पेनाल्टी लगती है उसको रेमिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है चैप्टर 4 जो कि बात करता है प्रोसेस फीस के बारे में। इसमें सेक्शन 20 सिंपली बात करता है रूल एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेसेस। तो जो भी कॉस्ट रिलेटेड रूल्स रहेंगे उसे कौन बनाएगा, तो उसे हाई कोर्ट बनाएगा। इसके बाद सेक्शन 21 बात करता है टेबल ऑफ प्रोसेस फीस का। तो जो भी टेबल रहेगा प्रोसेस फीस का वो 2 लैंग्वेजेस में ज़रूर लिखा जाएगा। फर्स्ट रहेगी इंग्लिश और दूसरी कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज। और वो कहाँ लगाया जाएगा, तो वो जो भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट रहेगा वहाँ पर उसे लगाया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 22 बात करता है नंबर ऑफ प्यून्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में प्यून का क्या नंबर रहेगा, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा और जो भी मजिस्ट्रेट रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट का, वो टाइम पर नंबर ऑफ प्यून्स बताते जाएंगे, और ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 23 जो बात करता है नंबर ऑफ प्यून्स इन रेवेन्यू कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट में कितने प्यून्स रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, तो जो भी ऐसा ऑफिस रहेगा जो कि कलेक्टर के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा हो डिस्ट्रिक्ट के, सिंपली बोले तो कलेक्टर, या फिर उनके बिहाफ में जो भी या फिर उनके बराबरी के पोस्ट में जो भी व्यक्ति फंक्शन करेगा, ये उसका काम रहेगा कि वो नंबर ऑफ प्यून्स इन रेवेन्यू कोड को फिक्स कर पाए। इसके बाद आता है चैप्टर 5 जो बात करता है ऑफ द मोड ऑफ लिवाइंग फीस। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 25 जो बात करता है कलेक्शन ऑफ फीस बाय स्टैम्प्स। तो जो हम कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं ये कैसे पे की जाएगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी स्टैम्प्स रहेंगी, स्टैम्प्स यानी कि टिकटें जो कि डॉक्यूमेंट्स में लगाई जाती हैं, उनके द्वारा कोर्ट फीस को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 26 जो बात करता है स्टैम्प्स टू बी इम्प्रेस्ड और एडिसिव। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टैम्प्स हैं या तो वो डायरेक्टली प्रिंटेड रहेंगी, छापी जाएंगी किसी चीज़ में, जैसे कि स्टैम्प पेपर में छपा हुआ रहता है, या फिर एडिसिव रहेंगी यानी कि जिसे ऊपर से चिपकाया जा सके। और इसे कौन डिसाइड करेगा, तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में बताएंगी कि किस प्रकार के स्टैम्प्स को यूज़ किया जाना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 27 जो बात करता है रूल्स फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ स्टैम्प। सप्लाई से रिलेटेड, रिन्यूअल और नंबर से रिलेटेड, और अकाउंट्स कौन रखेगा स्टैम्प से, इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रहेंगे ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टाइम पर बनाएगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि है स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट इन एडवर्टेंटली रिसीव्ड। ये सेक्शन सिंपली ये बोलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट को बिना स्टैम्प के लिया जाना वर्जित है, उस डॉक्यूमेंट को बिना स्टैम्प के कोई भी वैलिडिटी नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार की मिस्टेक के द्वारा या किसी भी प्रकार की गलती के द्वारा अगर ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसमें कि स्टैम्प नहीं है उसे ले लिया जाता है, तो जो भी वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा अगर उसे सही लगता है तो वो उस डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करने का डायरेक्शन दे सकता है, और उस डॉक्यूमेंट के बाद उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसे तब तक वैलिड ही माना जाएगा। मतलब पहले वाली प्रोसीडिंग भी वैलिड ही रहेगी और ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प था। इसके बाद आता है सेक्शन 28A। इट इज़ नॉट गिवन हेयर बट अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड किया गया था। ये बात करता है रिकवरी ऑफ डेफिसिट और अनपेड कोर्ट फीस। अगर मान लीजिए कोई भी फीस अनपेड रह गई है या फिर कोई डेफिसिट रह गया कोर्ट फीस के अमाउंट में, तो जो भी पब्लिक ऑफिसर रहता है वो इस चीज़ को रिपोर्ट करेगा प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट को, और उस केस में इस कोर्ट फीस की रिकवरी वैसे ही होगी जिस प्रकार से लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 29 दैट इज अमेंडेड डॉक्यूमेंट। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है सिर्फ किसी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, तो इस केस में ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आप उसमें फ्रेश स्टैम्प को दोबारा लगाएं। इसके बाद सेक्शन 30 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प्स की। ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि स्टैम्प्ड है फाइल किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसे कैंसिल करना ज़रूरी है। किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी प्रोसीडिंग में फाइल करने से पहले उस स्टैम्प को कैंसिल करना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 6 विच इज़ ऑल्सो द लास्ट चैप्टर। ये बात करता है मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। इसके सेक्शन 31 और 32 रिपील किए जा चुके हैं। सेक्शन 33 बात करता है एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर विच प्रॉपर फी हैज़ नॉट बीन पेड।
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्योंकि इसमें जज चाहे तो कोर्ट फीस से एग्जेम्प्ट कर सकता है। ये सेक्शन ये बोलता है कि जहाँ पर किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेक्शन केवल क्रिमिनल कोर्ट पे अप्लाई होता है। मतलब जहाँ पर भी किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पाया गया है जिस पर कि प्रॉपर फीस पे नहीं की गई है और अगर ऐसा प्रिसाइडिंग जज को लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि इस डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जाए, तो उस केस में सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के जो हमने प्रोविजंस पढ़े जो कि लिवाई ऑफ कोर्ट फीस से रिलेटेड थे, उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा। मतलब बिना कोर्ट फीस के भी उस डॉक्यूमेंट को फाइल कर लिया जाएगा। इसके बाद हमारा सेल ऑफ स्टैम्प्स का, यहाँ पर बात की गई है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो टाइम टाइम पर रूल्स बनाती रहेगी सेल ऑफ स्टैम्प से रिलेटेड, और वो उन लोगों के बारे में भी बताएगी कि कौन लोगों को इन स्टैम्प्स की सेल के ऑथराइज किया जा सकता है, उनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इन सभी के रूल्स भी वही बताएगी। इसका सब सेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सब सेक्शन 3 बोलता है कि जो भी स्टैम्प्स को सेल करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको डिसोबे करेगा, या फिर जो कोई व्यक्ति ऑथराइज नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है और वो व्यक्ति ऐसी सेल करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन यहाँ पर गिवन है। पनिशमेंट होगी 6 मंथ्स तक की या फिर 500 रुपीज़ का फाइन या फिर दोनों। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है पावर टू रिड्यूस और रेमिट फीस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी वो टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में किसी भी फीस को रिड्यूस कर सकती है, रेमिट कर सकती है, इन होल कर सकती है, ये चाहे तो उसके केवल एक हिस्से को या एक पार्ट को भी कर सकती है, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में कर सकती है या जो भी जैसा भी है जो कि फर्स्ट या सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है उनके अकॉर्डिंग उनको कैंसिल कर सकती है, वेरी कर सकती है। सारी पावर यहाँ पर बेसिकली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दी है। लास्ट सेक्शन 36 जो है वो बात करता है सेविंग ऑफ फीस टू सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट। ये सेक्शन सिंपली ये बोलता है कि जो भी कमीशन पेबल होती है अकाउंटेंट जनरल ऑफ हाई कोर्ट एट फोर्ट विलियम, खैर अब तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है इनको, या फिर जो भी ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनको, तो ऐसे केस में जो भी उनकी फिक्स सैलरी रहेगी उससे अलग हटकर भी अगर उनको कोई कमीशन मिलती है तो उस पर ये एक्ट, इस एक्ट के चैप्टर 2 और चैप्टर 5 अप्लाई नहीं होंगे। मतलब कि जो हमारा चैप्टर 2 था फीस इन हाई कोर्ट्स वगैरह, और जो हमारा चैप्टर 5 था मोड ऑफ लिवाइंग फीस, तो ये दोनों चैप्टर के प्रोविजंस इनकी इस कमीशन पे जो कि एडिशनल है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके बाद 3 जो शेड्यूल्स हैं उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये वैसे आपके लिए केवल हेडिंग बेस ही इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 बात करता है एड वैलोरम फीस की। इसमें अमाउंट के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूएशन बताया गया है कि अगर इतने का अमाउंट है, इतने का प्लेंट लाया गया है तो उसकी फ़ीस कितनी होगी। इस प्रकार से इसमें पूरी एक लिस्ट दी हुई है। बात करता है फिक्स्ड फीस की। इस इसमें भी एक पर्टिकुलर लिस्ट दी हुई है कि अगर इस लिस्ट के अंतर्गत कोई भी सूट अगर आता है तो उस पर कितनी फ़ीस पेबल होगी। ये फ़ीस फिक्स्ड है, इसी वजह से इस शेड्यूल का नाम फिक्स्ड फीस है। और इसके बाद जो शेड्यूल 3 है जो कि है फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन, इसमें अलग अलग फॉर्म्स दिए हुए हैं कि वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, जो कि अलग अलग केसेस में यूज़ आते हैं। आई होप आपको कोर्ट फीस एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे ही बाकी के एक्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।